हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम एमएमपीसी 12 के कुछ रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बिकॉज कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स रिमेनिंग है। सो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं वो रिमेनिंग टॉपिक्स भी कवर करवा दूँ आप सबको। इसके बाद मैं एमएमपीसी 13 की वीडियोज़ अपलोड करूँगी। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, वो ज़रूर चेक करना। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, अब तक हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक इंटेंट के बारे में देखा कि कंपनी का विजन, उसका मिशन, पर्पस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने डिफरेंट मॉडल्स देखे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए पेस्टल एनालिसिस, देन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, देन इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए रिसोर्स बेस्ड व्यू, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, आई होप आप मेरा वो वाला वीडियो देख चुके हो। देन उसके बाद हमने देखा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, मीन्स पोर्टर की जेनरिक स्ट्रैटेजीज, मतलब कि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज जो हमने देखी डिस्कस की थी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रैटेजी। ओके, देन उसके बाद हमने देखी कुछ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज जैसे कि स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। ओके, अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद क्या होता है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, देन उसके बाद स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। देखो, स्ट्रैटेजी बनाना इनफ नहीं होता, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है स्ट्रैटेजी को एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट करना। ओके, अब इस प्रोसेस में लीडरशिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लीडर्स एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन और मोटिवेशन देते हैं। ओके, साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए ताकि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्रॉपरली डिफाइन हो पाए। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट करता है, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ के वैल्यूज़ और बिलीव्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच करते हैं, अलाइन करते हैं, तो ही स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। ओके, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राइट पीपल को राइट जॉब पर प्लेस करना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी एम्प्लॉयज़ को नए चेंजेस एक्सेप्ट करने में हेल्प करते हैं। सो इसीलिए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में मीन्स स्ट्रैटेजी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में एक कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का, स्ट्रक्चर का, कल्चर का एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन सब का बहुत मेजर रोल होता है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं स्ट्रैटेजी कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। देखो, कंट्रोल का मतलब होता है ये इंश्योर करना कि स्ट्रैटेजीज और प्लान्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब कंट्रोल प्रोसेस में सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और उसके बाद उन स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब अगर कोई डिफरेंस या फिर डेविएशन मिलता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ये तो होता है कंट्रोल प्रोसेस। ओके, अब कंट्रोल भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिलिमिनरी कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, देन फीडबैक कंट्रोल। सो प्रिलिमिनरी कंट्रोल क्या होता है, जो एक्शन से पहले होता है। ठीक है, कॉन्करेंट कंट्रोल मीन्स जो काम के दौरान होता है, एंड फीडबैक कंट्रोल मीन्स जो काम को कंप्लीट करने के बाद किया जाता है। ओके, सो इस तरह से कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को असेस करना और देखना कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू किया जाता है, फिर परफॉर्मेंस को मेजर करके स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। सेम इसमें भी वही है कि अगर कोई प्रॉब्लम या गैप दिखता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, अब इवैल्यूएशन के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड्स, बेंच मार्किंग या फिर स्वॉट एनालिसिस जैसे टूल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में भी पूछा जाता है, इसमें भी इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। देन सो रेगुलर इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली इंप्रूव करने और चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज अपडेट करने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। अब हम देख लेते हैं बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या होता है। देखो, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट से नहीं बल्कि 4 इंपॉर्टेंट एरिया से इवैल्यूएट करता है। ठीक है,
अब वो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ क्या होते हैं? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ओके, एक-एक करके देखते हैं। देखो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं और फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करना। ओके। कस्टमर पर्सपेक्टिव मीन्स कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड है और कंपनी उनकी एक्सपेक्टेशंस को कितना मीट कर रही है। ओके। देन इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव मीन्स इंटरनल ऑपरेशंस और प्रोसेसेस कितने एफिशिएंट है, ये चेक करना। एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव मीन्स एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, उनकी ट्रेनिंग और इनोवेशन पर फोकस करना ताकि फ्यूचर ग्रोथ इंश्योर हो सके। ठीक है। सो इस तरह से बैलेंस स्कोर कार्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पर भी फोकस करने में हेल्प करता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि कंपनी को किस तरह से डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है। मीन्स अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट और फेयरनेस को इंश्योर करती है, जिससे स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 5 पिलर्स होते हैं, वो देख लेते हैं। 5 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसमें सबसे पहले है ट्रांसपेरेंसी। मीन्स कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन और डिसीजंस ऑनेस्टली डिस्क्लोज करने चाहिए ताकि स्टेक होल्डर्स को सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ओके। देन सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स मैनेजमेंट को अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफेक्टिवली परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है। देन अकाउंटेबिलिटी। मीन्स मैनेजर्स और डायरेक्टर्स अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। ओके। देन फेयरनेस। मीन्स सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स, इनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, इक्वालिटी वाला ट्रीटमेंट हो, कोई चीटिंग नहीं हो। ओके। देन इंडिपेंडेंस। मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिना किसी प्रेशर या फिर कॉन्फ्लिक्ट के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का चांस मिले। ओके। सो इन सिंपल वर्ड्स ये 5 पिलर्स कंपनी में ट्रस्ट, एथिक्स और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ मॉडल्स भी होते हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला मॉडल तो है एंग्लो अमेरिकन मॉडल। इस मॉडल में शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स के लिए। ओके। देन उसके बाद दूसरा मॉडल होता है जर्मन मॉडल। इसमें 2 टियर बोर्ड सिस्टम होता है, जहाँ पे एक बोर्ड तो मैनेजमेंट को ऑपरेट करता है और दूसरा बोर्ड उसकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है। देन तीसरा मॉडल होता है जापानीज मॉडल। ये मॉडल इनसाइडर पार्टिसिपेशन और कंसेंसस पर बेस्ड होता है, मतलब जहाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और टीम वर्क को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके। उसके बाद होता है इंडियन मॉडल। इंडिया का मॉडल ग्लोबल प्रैक्टिसेस और सेबी गाइडलाइंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका फोकस होता है ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ओके। सो इस तरह से अलग अलग गवर्नेंस मॉडल्स का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका कॉमन गोल तो एक ही होता है कि कंपनी को इफेक्टिवली और एथिकली मैनेज करना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। हमने एमएमपीसी 12 के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इन वीडियोज़ में। आप एमएमपीसी 12 की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। मैं इसी तरह से आप एमएमपीसी 13 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अपलोड करूँगी इसके बाद। और मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।